हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे आप सभी लोग, आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी। ठीक है, देखो जैसा कि आपको पता है कि बच्चों हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हमारे इस चैनल पर शुरू किया हुआ है केमिस्ट्री के लेक्चर्स, सही है, जहां पे हम आप लोगों को पूरी की पूरी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। 3 लेसन ऑलरेडी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और हम लोगों ने शुरू किया हुआ था हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन, दैट इज नथिंग बट योर सॉल्यूशंस। सही है, इस लेसन को खत्म करके और भी कई सारे लेसन हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो जो लेसन आपको चाहिए उसे जरा कमेंट बॉक्स में लिखना, ठीक है, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा लेसन शुरू करना है जो आपके जो भी होने वाले एग्जाम से उसके अंदर आपको पूछे जाएंगे। सही है, ठीक है। तो बच्चों केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोग को मिल ही रहे हैं, साथ ही साथ आप लोग बायोलॉजी के लेक्चर, फिजिक्स के लेक्चर, मैथ्स के लेक्चर भी जाकर हमारे ही चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट हर एक चैप्टर की, हर एक सब्जेक्ट की आप लोग को मिल जाएगी वहां पे। ठीक है, बायोलॉजी आपको मैंने ही पढ़ाई थी, सिर्फ केमिस्ट्री के लेक्चर बच गए थे, तो केमिस्ट्री के लेक्चर्स आप लोग के लिए कंटिन्यू आ रहे हैं। सही है, तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग का 12th स्टैंडर्ड की स्टडीज को एकदम 4th गियर में रखिए। सही है, अच्छे से प्रिपरेशन करिए, सारे सब्जेक्ट्स आप लोग के लिए हम लोग अवेलेबल कर रहे हैं। सही है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर, आपको 1 भी रुपया देना नहीं है। सही है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। ठीक है, आज के इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग देखेंगे बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो आप लोग को पता होगा, अगर आप मुझे लास्ट लेक्चर्स से फॉलो कर रहे हो, अगर आप लोग शुरू से लेक्चर्स देख रहे हो, दिस इज द लेक्चर नंबर 7। 6 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अगर आप शुरू से देख रहे हो तो आपको पता होगा कि हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शुरू किया था। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आप लोगों ने सुना होगा, कोलगेट की तरह साउंड करता है, बट कोई बात नहीं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बताया था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है, उसके नेचर पे डिपेंड नहीं करते, किसी भी सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। वो सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है, डजंट मैटर, उसके अंदर मोल्स कितने हैं, कितनी कॉन्सेंट्रेशन में है, वो हम लोग को बताती है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहला था लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दूसरा क्या था आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और तीसरा हम लोग आज शुरू कर रहे हैं दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है वो चौथा हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। सही है, तो बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को एकदम डिटेल में। साथ ही साथ बच्चों लास्ट वाले जो लेक्चर में मैंने आप लोग को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ाया था, उसके कुछ जो न्यूमेरिकल्स है वो भी करेंगे। सही है, आप लोग को पता ही है कि हम लोग न्यूमेरिकल्स के साथ साथ बढ़ रहे हैं ना, जितने भी हम लोग टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसके अंदर जितने भी हम लोग फॉर्मूलाज पढ़ रहे हैं उसके न्यूमेरिकल को भी लेकर चल रहे हैं। ठीक है, ताकि आप लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने में भी कोई दिक्कत नहीं, तो एक न्यूमेरिकल को भी लेंगे। सही है, उसके पहले एक छोटा सा कंसेप्ट बचा हुआ उसे भी क्लियर करेंगे, और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे बच्चों हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सही है, तो तैयार हो आप लोग। ठीक है, एक बहुत ही शानदार और मजेदार लेक्चर के लिए, बहुत मजा आने वाला है आज के इस लेक्चर में, काफी नई नई बातें और इंटरेस्टिंग बातें आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। देखो सबसे पहली बात करें तो लास्ट के ही टॉपिक में, ठीक है, लास्ट जब मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था लेक्चर में, तो एक छोटा सा टॉपिक मुझे पढ़ाना रह गया था जिसके ऊपर एक फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, और उसी फॉर्मूले के बेस्ड पर आप लोग को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल बेस्ड में। सही है, या फिर वो न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, या फिर न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, या फिर वो डेरिवेशन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, सो इसी अगर बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर से क्वेश्चन आया तो ज्यादातर इसी न्यूमेरिकल से वो क्वेश्चन आएंगे, इसी फॉर्मूले से वो क्वेश्चन आएंगे। तो पहले वो छोटा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे हमारे न्यूमेरिकल की तरफ। ठीक है, चलो बात करते हैं। देखो जिस बच्चे ने लास्ट वाला लेक्चर मेरा अटेंड किया था उस बच्चे को ये पता है, उस बच्चे को एक चीज हमेशा पता होगी, दैट मैंने आपको एक चीज बताई थी बच्चों, दैट इसको थोड़ा ब्रॉड करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, ओके नाउ बेटर। मैंने आपको बताया था बच्चों डेल्टा टीबी। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय डेल्टा टीबी, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा लग गया तो मतलब चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस, तो चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मैंने आपको बताया था ना, जो स्मॉल एम होता है उसे हम लोग मोलालिटी दिखाते हैं, जो स्मॉल एम होता है उससे हम लोग हमेशा बच्चों मोलालिटी को असाइन करते हैं। ठीक है, और कभी अगर आपको बड़ा एम दिख गया तो बड़ा एम मतलब होता है मोलैरिटी। बड़ा एम मतलब क्या होता है आपका, मोलैरिटी। सही है, तो यहां पे क्या कह रहे हैं हमारे बुक भाई साहब, कह रहे हैं कि भैया देखो आपका जो डेल्टा टीबी है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किसको, आपके मोलैलिटी को।
सही बात है, ठीक है। फिर इसने क्या कहा, इसने बोला कि भैया देखो, अगर आपको ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना है तो यहां पर आपको एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। सो लगा देते हैं डेल्टा टीवी, बी थोड़ा बड़ा हो गया, बी ऐसे नहीं लिखना है, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी डॉट एम, ठीक है, केबी डॉट एम। ये केबी क्या है, आप लोग को बचपन से पढ़ा है आप लोगों ने कि जब हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो वहां पर इज इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इवेल्योस्कोपिक कांस्टेंट था, इसी को हम लोग मोलाल कांस्टेंट फॉर बॉइलिंग पॉइंट भी बोल रहे थे, सही है। तो ये आपका बच्चों एक कांस्टेंट वैल्यू है, सही है। तो यहां तक तो डेरिवेशन हम लोगों ने हमारे लास्ट वाले लेक्चर में की हुई है, यहां तक चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी कि इतना चीजें तो मैंने आपको बनाना सिखाया था। अब मैंने आपको बताया था बच्चों, देखो इसके आगे सीखेंगे हम लोग थोड़ी बहुत है। मैंने आपको बताया है बच्चों, आपका जो मोलैलिटी है, आपका जो मोलैलिटी है, इसको अच्छे से लिखते हैं, मोलैलिटी, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है बच्चों योर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट, या फिर आप बोल सकते हो मास, यू कैन से मास ऑफ द सॉल्वेंट। किसमें ये मास होगा, इन केजी, ये हमेशा किसमें होगा बच्चों, केजी में आप काउंट करोगे। तो मैंने क्या बोला, जो मोलैलिटी है, मोलैलिटी का मतलब क्या होता है, मोलैलिटी का सिंपल सा इतना मीनिंग होता है दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट, आपके सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स है उसको आप डिवाइड कर दो मास ऑफ द सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट का मास कितना है, और वो मास हमेशा किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए, सही है। तो जब आप इसका सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगी बच्चों, मोलैलिटी मिल जाएगी, सही है। अब आपकी बुक ने इसी चीज को फर्दर और अच्छे से डिराइव किया हुआ है। क्या किया उसने बुक, सबसे पहले उसने नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट लिया हुआ है, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है आगे देखें कि यहीं पे देखें, चलो यहीं पे देखते हैं, थोड़ा सा इसको कम करते हैं। क्या बोल रही है आपकी बुक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नाउ एक बात आप लोग को हमेशा पता थी, मैंने आपको लास्ट वाले लेक्चर में और कई लेक्चर्स में बताई है कि देखो हमेशा जो 1 नंबर है इसे आप सॉल्वेंट को देना, ठीक है, और जो 2 नंबर है इसे आप हमेशा किसे देना, सॉल्यूट को देना, ठीक है, वो हमेशा किसे आप देना, सॉल्यूट को देना। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट। अब मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट को मैं W से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और मॉलिक्यूलर वेट को मैं M से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, सही है, ये होता है ना फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, अगर सॉल्यूट की बात कर रहे हैं तो यहां पे नंबर क्या लगेगा, यहां पे लगेगा बच्चों W2 और यहां पे भी लगेगा M2, सही बात है। तो फॉर्मूला क्या बना, आपका फॉर्मूला बच्चों बना है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2, ये आपका फॉर्मूला बन गया एक, दिस इज फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आप हमको क्या सॉल्व करना है, हमको सॉल्व करना है बच्चों मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, इसको हम लोग डिराइव करेंगे। देखें थोड़ा एक पेज लेते हैं एक्स्ट्रा, आ जाओ, ओके, मास ऑफ ए सॉल्वेंट, ठीक है। अब हमें दिया हुआ ग्राम में रहता है, जब हम लोग कभी भी कैलकुलेशन करेंगे तो हमें हमेशा जो मास रहता है बच्चों वो ग्राम में दिया रहता है, ठीक है। तो मान लो W1 ही है, W1 ही है आपका वेट, ठीक है, तो W1 ग्राम कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, सिंपल सा कैलकुलेशन है कि आपका वेट होगा एंड दिस डिवाइडेड बाय योर 1000 ग्राम, ये भी आपका ग्राम में ही है, W1 आपका किसमें, ग्राम में ना। मैंने आपको क्या बताया, जो मास ऑफ द सॉल्वेंट है वो ज्यादातर आपको किसमें दिया होगा, वो ज्यादातर आपको किसमें दिया होगा, ग्राम में दिया होगा, ठीक है। तो आपको ग्राम से किसमें कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। सो W1 अपॉन ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 ग्राम इंटू केजी, सही बात है, ये किसमें होता है, केजी में होता है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये G और ये G कट हो सकता है, ठीक है, आपका ग्राम और ग्राम कट हो गया। तो यहां पे फॉर्मूला क्या बना बच्चों, यहां पे आपका फॉर्मूला बना, साइड में लिखते हैं, काम करते हैं, यहां पे आपका फॉर्मूला बना बच्चों, ये आपका W1, ठीक है, और यहां पे आपका बना 1000 और दिस इज योर, ठीक है, यहां पे आपका क्या बन गया, ये आपका केजी में फॉर्मूला बन गया है।
ठीक है, आपका केजी में यहाँ पर फॉर्मूला बन गया है। क्लियर है, सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। ठीक है, चलेगा, आगे बढ़े। समझ में आ गया, समझ में आ गया, एकदम सिंपल है ये, समझ में आ गया ना। अब देखो, अब आपके पास मास ऑफ द सॉल्वेंट है, जिसको मैं 2 नंबर दे देता हूं। अब आपके पास, जस्ट अ सेकेंड, मेरा मार्कर गिर गया, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी। ठीक है, मैंने क्या बोल रहा था, हमारे पास बच्चों मास ऑफ द सॉल्वेंट है, हमारे पास ही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट है, दोनों का वैल्यू है। तो क्या इन दोनों वैल्यू को मैं इसकी जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं ना, क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू मिल गया। मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी हमें वैल्यू मिल गई, तो मैं मोलैलिटी में पुट कर सकता हूं। तो मोलैलिटी मेरी क्या हो जाएगी, मोलैलिटी इज इक्वल टू दिस, यानी W2 अपॉन M2, W2 अपॉन M2 डिवाइड बाय दिस, यानी W1 अपॉन 1000। ठीक है, W1 अपॉन 1000, एकदम सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब कुछ नहीं करना है आपको, बस इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। हम लोग बचपन में ऐसे ही करते हैं ना, जब ये आपका डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नीचे जाएगा तो वो न्यूमिनेटर बन जाता है। सही है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या, फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका, साइड में लिखे, यहीं चलो यहीं पे लिखते हैं, m इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, W2 ऊपर W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000, देखो W2 मल्टीप्लाइड बाय 1000 ये ऊपर गए, और W1 मल्टीप्लाइड बाय M2। सही है, तो ये बन गया बच्चों आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला। ठीक है, ये बन गया आपका मोलैलिटी का फॉर्मूला। नाउ वी नो दैट, हम लोगों ने शुरू में एक इक्वेशन पढ़ी थी, दैट इज डेल्टा टीवी इज इक्वल टू टीबी एम। सही है, ये शुरू में इक्वेशन पढ़ी थी, अब भी मैंने आप लोगों को बताया, और अभी हम लोगों ने m का वैल्यू निकाला है। m का वैल्यू देखो, अभी हम लोगों ने यहां पर निकाला है, दैट इज W2 इंटू 1000 अपॉन W1 M2, दिस इज द वैल्यू। तो कैन आई पुट दिस वैल्यू इंस्टेड ऑफ दिस m? पुट कर सकता हूं ना भैया, तो यहां पे क्या आ जाएगा, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका W2 1000 डिवाइड बाय, यहां मल्टीप्लाई है, ठीक है, W1 और M2। ये बन गया बच्चों हमारा फॉर्मूला, ये बन गया बच्चों हमारा मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अब इसी फॉर्मूले को हम लोग तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीकों से यूज करने वाले हैं। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले को हम लोग तोड़ मरोड़ के अलग अलग तरीके से क्या करेंगे, यूज करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में ये सारे वैल्यू दी हुई है और आप मान लो आपको M2 नहीं दिया हुआ, तो आप इस फॉर्मूले को M2 के हिसाब से बना लोगे। क्या करोगे, M2 के हिसाब से बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस वैल्यू को इधर लेके जाना है, जो बचा हुआ उसको डिवाइड में फेंक देना, बस खत्म। W1 यही रहेगा, ये इधर उठ के यहाँ चला जाएगा, खत्म हो गई बात। समझ रहे हो ना। अगर आपको M2 के लिए इक्वेशन बनानी है तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, M2 इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा TB इंटू W। ये आपका किसके लिए इक्वेशन बन जाएगा बच्चों, M2 के लिए इक्वेशन बन जाएगा। ये तुम लोगों को पता है ना, अगर डिवाइड इधर है तो मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू इस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर इस साइड प्लस है तो इधर आके माइनस हो जाता है, वो तुम लोग ने बच्चों ने पढ़ा होगा। तो ये M2 के लिए इक्वेशन बन जाता है। वैसे ही मान लो अगर W1 पूछा है कभी भी इक्वेशन में, W1 क्या होता है, मास ऑफ द सॉल्वेंट। M2 क्या होगा, M2 इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, नहीं मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, बिकॉज इट इज M2। W2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ द सॉल्यूट। समझ रहे हो। तो अगर आपसे इनमें से कोई भी चीजें पूछी है बच्चों, तो आप इस इक्वेशन को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर उसे सॉल्व कर सकते हो, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन बन जाती है बच्चों। ठीक है, तो इसे नोट डाउन जरूर से कर लो, नोट कर लें, इसे कर लिया, मिटा दें, इसको भी कर लो, डन डन बच्चों, इसको भी कर लो, कर लो कर लो कर लो। ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजों अगर आपके एग्जाम में पूछे गए कि भैया चलो बताओ, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन, कैसा क्वेश्चन आएगा, इस पे अपन आते हैं अभी, कैसा क्वेश्चन आएगा, गिव द रिलेशनशिप बिटवीन
चेंज इन टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, या फिर आपसे ऐसा पूछ सकते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज, दिस इज दिस इज ऑल्सो नोन एज, प्रिपरेशन नहीं भैया, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे हो? तो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है, तो गिव द रिलेशनशिप बिटवीन इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलिकुलर वेट, ऐसे भी पूछ सकते हैं। या फिर आपसे पूछ सकते हैं वेट ऑफ द सॉल्यूट, या फिर आपसे ऐसे पूछ सकते हैं दैट इज कांस्टेंट, इसका वैल्यू बताओ, समझ रहे हो? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस बच्चों आप लोगों से काफी बार पूछा जा सकता है। इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, समझ रहे हो? सो इसको हम लोग बोल सकते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो गिव द रिलेशनशिप बिटवीन एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड मास ऑफ द सॉल्यूट एंड, या फिर आप पूछ सकते हैं वेट ऑफ द सॉल्वेंट, समझ रहे हो? तो इनमें से कोई भी चीज आपसे पूछ सकते हैं रिलेशनशिप के लिए, और आपको हर इसमें सॉल्व यही वाला करना है, आपको इक्वेशन यही वाली बतानी, ये वाली या ये वाली, कोई भी। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चले आगे। तो बच्चों इस चीज से हम लोग बहुत सारी चीजें सॉल्व कर सकते हैं। इस इतना सब पता होने के बाद से अब आप बहुत सारे इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो आ जाओ, एक न्यूमेरिकल्स मैं लेकर आया हूं आपके ही टेक्स्ट बुक से, दैट इज प्रॉब्लम नंबर 2.6, ठीक है? और इसको डिस्कस करते हैं बच्चों हम लोग, जो कि आपके एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से आया हुआ है। सही है, सेम टू सेम फॉर्मूला जो अभी हम लोगों ने डिराइव किया, वही फॉर्मूला इसके लिए भी एप्लीकेबल है। तो जरा सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। आ जाओ, तो क्या फॉर्मूला था अपना? आवर फॉर्मूला इज डेल्टा टी बी इज इक्वल टू ए बी, और यहां पे क्या था? 1000 इंटू W2 डिवाइड बाय W1 इंटू M2। सही है, यही फॉर्मूला था ना? चेक कर लो, फॉर्मूला नहीं भूलना है, फॉर्मूला नहीं भूलना है। W2 इंटू 1000 W1 M2, तो W1 M2 1000 W2, बस। यस 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 यस, बिल्कुल सही। नाउ लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन, ठीक है? अब हमें सबसे पहले क्या देखना है? सबसे पहले आपको देखना है भैया गिवन डाटा क्या दिया हुआ है। सही है, सबसे पहले आपको देखना है कि आपके पास कौन कौन से डाटा दिए हुए हैं। सही है, तो मैं सबसे पहले एक लाइन खींचता हूं बच्चों यहाँ पे। ओके, लेट्स राइट गिवन डेटा। कौन कौन सी चीजें हमारे पास है, सबसे पहले आप उसे लिखेंगे, क्योंकि वही सही तरीका है बच्चों पता करने का और चीजों को समझने का। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? अ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथाइल एसीटेट इज 77.06 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वेरी गुड। अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट in 150 gram of ethyl acetate boil at 84.27 degree Celsius. Evaluate the molar mass of the solute of if Kb of the ethyl acetate is 2.77 डिग्री सेल्सियस। अब देखो, बहुत सारी चीजें आप लोग को यहां पर दी हुई है, ठीक है? अब इन सारी चीजों को हमें एक एक करके समझना है। जस्ट अ सेकेंड, ओके, ठीक है? इन सारी चीजों को एक एक करके बच्चों हमें समझना है, इवैल्यूएट करना है। सबसे पहले क्या दिया हो यहां पे देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, मतलब आपको वेट दिया हुआ है किसका? सॉल्यूट का। तो भैया वेट को हम लोग लिखते हैं W से, सॉल्यूट का वेट है, दैट्स व्हाई इट इज W2। W2 कितना आ गया बच्चों आपका? 50 ग्राम। W2 कितना आ गया? 50 ग्राम। देखते चलो, इस फॉर्मूले से हमको क्या क्या मिल रहा है वो देखते चलो, ठीक है? फिर क्या दिया हुआ बच्चों? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द इथाइल एसीटेट। अब देखो इथाइल एसीटेट क्या है आपका? इथाइल एसीटेट यहां पे क्या है आपका? सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसे हम क्या लिखते हैं? TB0। हमेशा TB0 लगाते हैं ना, तो भैया TB0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 77.06 डिग्री सेल्सियस। सही बात है? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। सही बात है ना? ठीक है, चलो
चलो चलो आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर इसको केल्विन में कन्वर्ट करो, कुछ नहीं करना है, सुनो बताता हूँ। उसके बाद क्या बोला कि जब आपने 150 ग्राम इथाइल एसीटेट में 50 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। अब देखो आपको वेट मिल गया सॉल्वेंट का भी, मतलब आपको W1 भी मिल गया। कितना मिला W1? 150 ग्राम, सही है ना। 150 ग्राम इथाइल एसीटेट आपको मिल गया। फिर क्या मिल, जब आपने इसको बॉईल किया तो आपको टेम्परेचर मिला 84.27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 84.27 डिग्री सेल्सियस। अब ये किसका टेम्परेचर है? ये सॉल्यूशन का टेम्परेचर है। ये किसका टेम्परेचर है बच्चों? सॉल्यूशन का, सही है। तो सॉल्यूशन का क्या होता है हमेशा? TB होता है। TB नॉट किसका होता है बच्चों? आपके सॉल्वेंट का होता है। और TB किसका होता है? आपके सॉल्यूशन का होता है। तो कितना आ जाएगा ये आएगा बच्चों आपका 84.27 डिग्री सेल्सियस, सही है। और क्या क्या दिया हुआ बच्चों? और आपको दिया हुआ है इवेल्युएट द मोलार मास। अब आपको मोलार मास इवेल्युएट करना है सॉल्यूट का। मतलब अगर मैं यहां पे लिख दूं टू फाइंड व्हाट वी हैव टू फाइंड मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट, तो सॉल्यूट मतलब क्या हो गया? मोलार मास है तो m, सॉल्यूट मतलब 2। तो आपको क्या इवेल्युएट करना है? M2 इवेल्युएट करना है। इफ द इथाइल एसीटेट, द Kb ऑफ इथाइल एसीटेट इज 2.77 डिग्री सेल्सियस, सॉरी हाँ डिग्री सेल्सियस kg मोल इनवर्स, ठीक है। तो आपको क्या दिया हुआ है बच्चों? Kb का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 2.77 डिग्री सेल्सियस kg मोल इनवर्स। एकदम सिंपल है, बड़ा ही सिंपल सा खेल है जो आपको यहां पर देखने के लिए मिल रहा है। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। समझो क्या बोला मैंने। एक बात सुनेंगे ध्यान से, तब समझ में आएगा सब कुछ। अब देखो आपके पास क्या क्या है। क्या आपके पास डेल्टा टीबी है? नहीं, लेकिन आपके पास टीबी नॉट है और आपके पास टीबी है। तो इससे इसको नहीं, इससे इसको माइनस करके, क्योंकि ये बड़ा है ना, ये बड़ा है ना, तो अगर आप इससे इसको माइनस कर दोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगा। पढ़ा है ना हम लोगों ने एक चीज पढ़ी है ना बच्चों, दैट इज योर डेल्टा टीबी इज इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट, सही है। तो अभी जो आपको वैल्यू मिली है दो अलग अलग टेम्परेचर की, इन दोनों टेम्परेचर को आप माइनस कर दो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी आपके डेल्टा टीबी की। नाउ अब आप बोलोगे सर कि हमें तो चाहिए केल्विन में, क्योंकि जो आपकी यूनिट होती है वो केल्विन में डालनी है ना, पर यहां पे 2 डिग्री सेल्सियस है। बच्चों देखो, चेंज इन टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस की और केल्विन की सेम होती है। चेंज इन टेम्परेचर की बात करो, सिर्फ टेम्परेचर की बात नहीं करो। सिर्फ टेम्परेचर तो कितना होता है? अलग होता है ना, 273 केल्विन होता है। पर मैं चेंज इन टेम्परेचर की बात करूं, अगर 1 डिग्री चेंज हो रहा है डिग्री सेल्सियस में, तो केल्विन में भी एक ही चेंज होगा। दोनों की चेंज वैल्यू क्या होती है? सेम होती है। तो मतलब अगर मैं इसको इससे माइनस करूंगा, जो भी वैल्यू आएगी वो डिग्री में भी सेम होगी और केल्विन में भी सेम होगी। तो जरा इसको इससे माइनस किया जाए, कितना आएगा? 84.27, यही माइनस कर लो। 84.27 माइनस कितना आता है? 77.06। तो 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे 2, 4 में 7 नहीं जाएगा, तो 14 में 7 गया 7, इधर आ गया आपका 7, यानी 7.21। ठीक है, कितना आया यहाँ पे? 7.21। ठीक है, 7 वैल्यू है। तो अब ये जो 7.21 वैल्यू है बच्चों, 7.21 वैल्यू है, ये डिग्री सेल्सियस में भी सेम रहेगी और 7.21 आपका केल्विन में भी सेम रहेगा, क्योंकि चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है। समझ लो, चेंज इन टेम्परेचर सेम होता है। अगर एक यूनिट डिग्री में चेंज हो रही है तो केल्विन में भी एक ही यूनिट चेंज होगा। तो मतलब आपको डेल्टा टीबी की वैल्यू भी मिल गई, दैट इज 7.21 केल्विन, और यू कैन से डिग्री सेल्सियस। अब सारी वैल्यू है आपके पास इसकी वैल्यू भी है, आपके पास इसकी वैल्यू भी है, बड़ी बढ़िया बात है। 100 का क्या है? W2 की वैल्यू भी है, कहां पे है? यहां पे। W1 की भी वैल्यू है, कहां पे है? यहां पे। आपको सिर्फ क्या फाइंड करना है? टू फाइंड योर M2। तो बड़ा ही आसान है, आपको क्या करना है? M2 के लिए इक्वेशन को चेंज कर लो, इक्वेशन को M2 के हिसाब से बना लो। तो कैसे बन जाएगी इक्वेशन आपकी? M2 इज इक्वल टू, कुछ नहीं, देखो सिंपल है आपकी बाकी सारी चीजें, देखो इसको यहां भेज दो, उसको यहां भेज दो, खत्म हो जाएगा। तो जितनी भी चीजें हैं वो ऊपर ही रहने दो, बाकी क्या है ये वाला आपको नीचे डाल देना है। ठीक है, कहां गया? तो क्या आ जाएगा आपका? KB
मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय W2 डिवाइड बाय डेल्टा TB मल्टीप्लाइड बाय आपका W। सिंपल है, सिंपल है। जो वैल्यू आपको दी गई है वो सारी वैल्यू यहां पर पुट करिए, सिंपल सा कैलकुलेशन करिए और आगे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। सही है ना? बाकी तो आपको करने आता है ना, सॉल्यूशन तो यार आप बचपन से कर रहे हो, ठीक है, बाकी तो आपको आता ही है। बस केबी की जो वैल्यू है वो यहाँ पे पुट करिए, 100 यहाँ पे है, जो वैल्यू है वो सारी पुट करिए और आपको लास्ट में फाइनल आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? कोई दिक्कत बच्चों? न्यूमेरिकल बहुत ही ईजी था, बहुत ही ईजी सिंपल सा न्यूमेरिकल था। सो आई होप इसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हुई हो, बड़ा ही सिंपल। ठीक है, चले सॉल्यूशन तो कर लोगे ना? सॉल्यूशन तो बच्चे तो हो नहीं यार, देखो तुम लोग 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, तुम लोग अभी मैं एक एक वैल्यू पुट करूं फिर यहाँ पे दिखाऊं ये इसका माइनस हुआ, ये तो तुम लोग खुद से कर सकते हो ना। मैंने तुमको सिर्फ ये बता दिया कि करने कैसे है, ठीक है, बाकी करना तुम लोग को ही है। मैंने तुमको ये सिखा दिया कि आखिरकार करना कैसे है, कौन सी चीजें तुमको कहाँ सब्स्टिट्यूट करनी है। अगर आपको सिर्फ इसकी वैल्यू की जगह TB नॉट TB दिया रहेगा तो आप क्या करोगे वो आपको समझना है, बाकी सारी चीजें आपको होनी चाहिए। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, ठीक है। चले बच्चों अपने अगले टॉपिक पे, अपने आज के मेन टॉपिक पे, दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट को भी डिप्रेशन हो जाता है, ठीक है। अब कैसे होता है जरा देखेंगे। लास्ट वाला जो टॉपिक था वो था बच्चों हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और आप लोग देखे भी थे कि जब आप सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बना रहे थे, जब आप सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बना रहे थे, मतलब जब उसके अंदर सॉल्यूट ऐड कर रहे थे, तो उसका टेम्परेचर, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो क्या हो रहा था, इंक्रीज हो जा रहा था। इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, नॉर्मल प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लेकिन जैसे आपने सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर दिया उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, बढ़ गया। सही बात है, ठीक है। अब इसके अंदर फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर आपको ठीक इसका अपोजिट देखने के लिए मिलेगा। आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा बच्चों डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब आपका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो फ्रीजिंग पॉइंट कम होने का मतलब क्या है, जब आप 0 से नीचे जाते हैं, ठीक है, जो आपका नॉर्मल वाटर है वो तो 0 डिग्री पे आइस बनता है, सही है। अब जब आप 0 से नीचे जाते हैं तो जब आपका -1, -2, -3 की वैल्यू बढ़ती जाती है ना, वो वैल्यू बढ़ती रहती है, पर हम उसको बोलते हैं कि वो बढ़ रही है, नहीं, वो वैल्यू एक्चुअल में कम हो रही है। समझ रहे हो? अगर मैं आपको बोलूं, अगर मैं बच्चों आपको नॉर्मली पूछूं कि बताओ -12 बड़ा है या -6 बड़ा है, -12 बड़ा है या -6 बड़ा है, ये सब बचपन में आप लोग पढ़ते थे ना, तो आप बोलोगे सर कि जो -12 है वो आपको बड़ा हो सकता है या फिर मतलब देखने में तो ये बड़ा है क्योंकि इसमें 12 वैल्यू है, पर एक्चुअल में नहीं, माइनस में इसका उल्टा होता है। माइनस में हमेशा क्या होता है, इसका उल्टा। जो आपका 6 वाला वैल्यू है वो क्या है बच्चों, बड़ा है। जो आपका 6 वाला वैल्यू क्या है यहाँ पे, बड़ा है, बिकॉज इट इज इन माइनस। सही है, 0 के बाद क्या आता है आपका -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, तो ये नीचे जा रहा है, ये डिप्रेस हो रहा है, समझ रहे हो, ये कम हो रहा है, ये डिप्रेशन की तरफ जा रहा है, मतलब वैल्यू कम हो रही है। एक्चुअल मेंटल डिप्रेशन में नहीं जा रहा है, इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और इस डायरेक्शन में इसकी वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। जैसे 1, 2, 3, 4 ये वैल्यू बढ़ रही है, समझ लो। और इस तरफ अगर आप जाओगे तो आपकी वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। सही है, तो अगर मान लो कोई भी चीज, मान लो कोई आपका सॉल्वेंट है, जो कि प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहा हूं, प्योर सॉल्वेंट की बात करो, जैसे मान लो वाटर, ठीक है, जैसे मान लो वाटर है। अब जो वाटर है बच्चों वो आपका कितने पे फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, अमूमन 0 डिग्री सेल्सियस पे उसकी फ्रीजिंग शुरू हो जाती है, ठीक है। पर अगर आप इसी सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट को मिलाकर इसी सॉल्वेंट में बच्चों कोई सॉल्यूट को मिलाकर आप सॉल्यूशन बना दो, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो घट जाएगा और कम हो जाएगा, वो -3, -4 की तरफ चला जाएगा। समझ रहे हो, -3, -4 की तरफ चला जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है। आप लोग ने देखा होगा कि जब चाइना में, अगर आप लोग ने कभी कोई सीरीज देखी हो, कुछ देखी हो, तो चाइना साइड या फिर रशिया साइड जब बहुत ज्यादा बर्फ गिरती है ना, बहुत ज्यादा बर्फ गिर जाती है, तो रोडों पे बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो जाती है, ठीक है। अब रोड पे भैया अगर बर्फ जमा हो जाएगी तो जो गाड़ियां चलेंगी वो फिसल सकती है, ठीक है, लोगों की डेथ हो सकती है। तो वहां की जो गवर्नमेंट है वो उस सड़क को क्लियर करने के लिए क्या करती है पता है, उस बर्फ को हटाने के लिए क्या करती है पता है, नमक वाला पानी डालती है। वहां पे क्या करती है, वो नमक वाला पानी उस बर्फ के ऊपर स्प्रिंकल करती है, जिससे होता क्या है,
जिससे ये होता है बच्चों कि उस नमक वाले पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, वो जल्दी बर्फ नहीं बनेगा, तो वो वहां पे लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। लेकिन जो आपका नॉर्मल पानी है वो जल्दी बर्फ बन जाता है, तो वो जल्दी आपका बर्फ हो जाएगा। अब जब आपने नमक वाला पानी डाल दिया तो वो जल्दी बर्फ नहीं बनेगा, मतलब आपका वो रोड क्लियर रहेगा, समझ रहे हो, उसके ऊपर कोई बर्फ जमा नहीं होगी। समझ रहे हो? आप ये एक्सपेरिमेंट खुद भी घर पे कर सकते हो। घर पे आप 2 बॉटल लो, एक में नॉर्मल पानी रखो और एक में एक बॉटल में पूरा नमक 3-4-6-7 चम्मच नमक डाल दो और दोनों को फ्रीजर के अंदर डाल दो। 7-8 घंटे बाद आप देखना जो नॉर्मल वाला पानी है वो जल्दी बर्फ बन जाएगा, और जो नमक वाला पानी उसके अंदर बहुत कम बर्फ रहेगा। बर्फ रहेगा भी तो बहुत कम रहेगा, बिकॉज आपने सॉल्यूट डाल के उसकी फ्रीजिंग पॉइंट, उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या कर दिया है, कम कर दिया है। दैट इज नथिंग बट योर टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। समझ में आ गया? ओवरव्यू समझ में आ गया बच्चों? है तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिरकार फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है। व्हाट इज मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट? ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब होता क्या है, जरा इसको समझते हैं, जानते हैं। ध्यान से सुनो, आपकी बुक क्या कह रही है? इफ द वेपर प्रेशर of solid becomes, या फिर solid नहीं, सॉरी, if the vapor pressure of liquid becomes equal to the vapor pressure of solid। क्या बोला मैंने, समझा? आपकी बुक क्या कह रही है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? देखो, हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर होता है जहां पे कोई भी आपका लिक्विड सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज ऑल्सो ट्रू डेफिनेशन, बट वो बहुत ही लो लेवल का डेफिनेशन है। आप लोग 12th स्टैंडर्ड में ना, आपका स्टैंडर्ड बढ़ चुका है, तो आपका टाइप ऑफ डेफिनेशन भी बढ़ गया, स्टैंडर्ड ऑफ डेफिनेशन भी बढ़ गया। क्या कह रही है आपकी बुक? आपकी बुक कह रही है इफ द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर सॉलिड के वेपर प्रेशर से सेम हो जाए, अगर इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो आपका लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपके सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड दैट टेम्परेचर, दैट पॉइंट, टेम्परेचर पॉइंट इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, वो पॉइंट क्या कहलाएगा बच्चों, आपका फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, वो टेम्परेचर पॉइंट क्या कहलाएगा, आपका नॉर्मल सा फ्रीजिंग पॉइंट कहलाएगा। अब आ जाओ बच्चों, समझते हैं कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, आखिर काहे सॉल्वेंट डालने के बाद चीजें चेंज हो जा रही है। अब देखो, सिंपल सा, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वैसे ही पढ़ेंगे। इमेजिन अ बीकर, हम लोग बीकर को लेके पढ़ रहे थे ना, तो बच्चों जस्ट इमेजिन इज अ बीकर, सही है। अब इस बीकर के अंदर मैंने कोई सॉल्वेंट डाल दिया, इस बीकर के अंदर मैंने क्या डाल दिया बच्चों, दिस ब्लू कलर इज द सॉल्वेंट, और इसको मैंने रख दिया फ्रीजर में या कहीं भी रख दिया जहां पे ठंडा टेम्परेचर हो। ठीक है, होगा क्या, कुछ समय बाद ये फ्रीज हो जाएगा और ये सॉलिड फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, कुछ समय बाद कुछ एक ऐसा पॉइंट आएगा, एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, इसका फ्रीजिंग स्टार्ट हो जाएगा और ये सॉलिडिफाई होने लगेगा। ठीक है, उस टेम्परेचर को मैं क्या कहूंगा, देखो जैसे बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर को मैं TB कह रहा था, व्हाई TB, बिकॉज इट इज बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो यहां पे मैं क्या कहूंगा, TF। ठीक है, यहां पे मैं क्या कहूंगा बच्चों, TF। व्हाट इज TF? फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर। और ये सॉल्वेंट है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। ये क्या है आपका, ये है बच्चों आपका प्योर सॉल्वेंट, सही है। तो यहां पे हमेशा मैं क्या लगाऊंगा बच्चों, एक नॉट लगाऊंगा। मैंने आपको सिखाया था ना कि जब भी आप कोई भी चीज कंसिडर कर रहे हो आपके सॉल्वेंट की, तो उसमें हमेशा क्या लगाओ, एक नॉट लगाओ। प्योर चीजें में हमेशा क्या लगा रहता है, नॉट लगा रहता है, यानी आपका 0 लगा रहता है, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, पर अगर बच्चों इसी सॉल्वेंट के अंदर सपोज दैट मैंने, क्या हो गया भाई, चलो, सपोज दैट आई टेक एन अनदर बीकर, मैंने एक और बीकर लिया और मैंने इस बीकर के अंदर भी बच्चों वो सेम सॉल्वेंट डाल दिया।
इसके अंदर भी बच्चों मैंने सेम वही सॉल्वेंट डाल दिया। और इसमें चेंज क्या हुआ है? इसमें चेंज ये हुआ है बच्चों कि इस सॉल्वेंट के साथ साथ मैंने यहाँ पे सॉल्यूट भी डाल दिया, सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल डाल दिए। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे बच्चों सॉल्यूट के कुछ पार्टिकल डाल दिया। अब आपने सॉल्वेंट भी डाल दिया, अब आपने सॉल्यूट भी डाल दिया। तो जब एक सॉल्यूशन में सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों आ जाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉल दिस एज अ सॉल्यूशन। नाउ दिस बिकम योर सॉल्यूशन। अब जब इसको हम लोग टेम्परेचर कम करेंगे, इसको हम लोग फ्रीजर में डाल देंगे, तो कुछ टेम्परेचर होगा इसका भी कि ये क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रीज हो जाएगा। इसको मैं क्या कहूंगा आपका TF। इसे मैं नॉर्मली क्या कहूंगा, TF। तो बहुत सारे ऑब्जर्वेशन में ये पता चला, जब हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया, जैसा मैंने तुम लोगों को बताया कि जब आप प्योर सॉल्वेंट का ऑब्जर्वेशन लेते हो तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आता है उससे ज्यादा फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता है, आपका इसका। ठीक है, इसका मतलब ज्यादा नहीं, सॉरी, उससे कम फ्रीजिंग पॉइंट, माइनस में है तो हम लोग कम की बात करेंगे, उससे कम फ्रीजिंग पॉइंट किसका होता है, आपके सॉल्यूशन का। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, कम हो गया एज वी ऐड द सॉल्यूट मॉलिक्यूल। सही है, तो अगर इमेजिन करो, इमेजिन इट इज अ वाटर, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री होगा तो ये बच्चों कहीं ना कहीं -1 -2 के करीब चला जाएगा। समझ लो, तो इसका मतलब कम हुआ है ना। अगर आप -2 -3 -4 में जा रहे हो तो आप क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हो ना, कम हो रहा है टेम्परेचर, और गिर रहा है और गिर रहा है और गिर रहा है टेम्परेचर, मतलब और ठंडी बढ़ रही है। समझ रहे हो? ठीक है, तो इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम। तो ज्यादा टेम्परेचर किसका है बच्चों, आपके, समझ रहे हो, और आपका टेम्परेचर क्या होने लगता है, कम होने लगता है एज यू मेक योर सॉल्वेंट अ सॉल्यूशन। जैसे ही आप सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में बनाओगे तो आपका जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सही है, सो कैन आई से वैल्यू ऑफ डेल्टा TF। डेल्टा TF क्या होगा, F को छोटा ही लिखते हैं। डेल्टा TF क्या हो जाएगा बच्चों, चेंज इन टेम्परेचर, कितना चेंज है। अब चेंज इन टेम्परेचर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा बड़े वाले को छोटे वाले से माइनस कर देते हैं। तो किसको किससे माइनस करेंगे बच्चों, TF नॉट से हमेशा आप किसको माइनस करोगे, TF को माइनस करोगे। दिस इज योर वन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, दिस इज योर वन ऑफ द, क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। अब इसी चीज को हम लोग थोड़ा सा ग्राफ से समझते हैं। आ जाओ, एक हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और इसी चीज को हम लोग एक प्यारे से नॉर्मल से ग्राफ के थ्रू इन चीजों को समझेंगे। ठीक है, आ जाओ, ध्यान से देखेंगे, सब समझ में आएगा। ठीक है, आ जाओ। देखो, हर जगह हम लोग वेपर प्रेशर की बात करते ही है कि वेपर प्रेशर चीज ही ऐसी है भैया, बिना इसके कच्छु नहीं हो सकता। तो यहां पे मैं रखा हूं वेपर प्रेशर, प्रेशर कुकर, ठीक है, और यहां पे मैंने डाल दिया बच्चों टेम्परेचर। ठीक है, यहां पे मैंने क्या डाल दिया है, आपका टेम्परेचर। तो आपकी बुक में देखो कैसा डायग्राम है, आपकी बुक में कुछ इस तरीके का डायग्राम है। देखो, एक यहां पे है, तो बताता हूं आपको, एक यहां से आया है और एक यहां से, कुछ इस तरीके का डायग्राम आपकी बुक ने हमें बनाकर दिया है। ठीक है, ये भी ऐसा टेढ़ा में नहीं है, इसको सीधे में ही दिया हुआ है। तो अब जैसा चीजें दी हुई है हम लोग वैसा ही ड्रॉ करेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ठीक है, चलो, कैसा है, ऐसे। ठीक है, ये आपका सॉलिड है, फिर एक आपका ऐसे और एक आपका ऐसे। सही है, अब यहां से हमको क्या समझ में आता है, इसने क्या कहा है आपकी बुक ने, आपकी बुक कह रही है, कौन से कलर, यार मैं कलर में कंफ्यूज जाता हूँ हर बार, कलर लिया, अच्छा ये ले लेते हैं। ये जो ब्लू वाली लाइन है, दिस ब्लू वाली लाइन शोइंग सॉलिड सॉल्यूट। ठीक है, ये हमको क्या दिखा रही है बच्चों, ये वाली लाइन हमको सॉल्यूट दिखा रही है। ये जो लाइन है, ये वाली लाइन आपकी सॉल्वेंट को बता रही है। ये चेंज नहीं करना है एग्जाम में, अगर इस पे क्वेश्चन आता है आपके ग्राफ पे तो इसको चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं कि सॉलिड या सॉल्यूट का कुछ नहीं करना। ठीक है, जो मैं बता रहा हूं वही चीजें लिखनी है।
क्या बोला मैंने, ये आपकी सॉल्यूट है, सॉरी ये आपका सॉल्यूट है, ये वाला ये आपका सॉल्वेंट है, और ये वाली जो लाइन है ये आपकी सॉल्यूशन की है, ये आपके सॉल्यूशन की। अब जरा बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे, इफ यू सी मोर केयरफुली, आप देखोगे बच्चों आपका जो सॉल्यूट वाला लाइन है वो सॉरी आपका जो सॉल्वेंट वाला लाइन है वो सॉल्यूट पे कुछ इस जगह पे मीट हो रहा है, सही है। तो यहां से मैं एक सीधा लाइन खींच सकता हूं, बिल्कुल सही। ये मेरा कौन सा टेम्परेचर है, ये मेरा वो टेम्परेचर है बच्चों जब मेरा सॉल्वेंट किसमें बन गया था, सॉलिड बन गया था। जब मेरा सॉल्वेंट किसमें बन गया था, सॉलिड बन गया था, बिकॉज इट इज सॉल्वेंट। तो ये मेरा वो टेम्परेचर है, दिस टेम्परेचर इज नोन एज TF0। बात समझ में आ गई। और ये है बच्चों मेरा सॉलिड वाला सॉल्यूशन वाला, दिख रहा है ये बच्चों कौन सा आ गया आपका, दिस इज योर TF, मतलब जब आपका सॉल्यूशन सॉलिड में बन गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपकी जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर है वो कम है, ठीक है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर है क्या है, वो कम है, और आपका जो सॉलिड का टेम्परेचर है वो क्या है, सॉरी सॉल्वेंट का टेम्परेचर है वो क्या है, ज्यादा है। तो इन्हीं के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेल्टा टी, ठीक है, इन्हीं के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डेल्टा TF। हेंस डेल्टा TF इज इक्वल टू TF0, बिकॉज सॉल्वेंट का टेम्परेचर ज्यादा होगा और सॉल्यूशन का टेम्परेचर कम होगा, एंड इसीलिए सॉल्वेंट से जब हम सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हैं तो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, गिर रहा है। दैट्स वाई दिस टॉपिक इज नोन एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इसीलिए इस टॉपिक को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आई होप बच्चों आप लोग को डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। अब इसका भी एक छोटा सा डेरिवेशन है, उसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये क्लास ऑलरेडी बहुत ही लंबी हो गई है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे, इसके ऊपर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे बच्चों हमारी फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज योर ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, चलेगा। तो बच्चों इस लेक्चर के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को मजा आया होगा इस लेक्चर में, कई सारी बातें आप लोगों ने सीखी होंगी, नई नई चीजें, सही है। तो लेक्चर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर से करेंगे, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे, जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पे सेट कर देना, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशन आप लोग को आपके फोन पे मिलती रहे, ठीक है बच्चों। सो मैं जाता हूं, मिलते हैं अगले वाले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखो एंड कीप स्टडी।